यस और नो? अब सब मैसेज करने लगे, पहले पता नहीं क्या हो गया था सबको। चलो फिर, लास्ट क्लास में हमने सीखा था अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, प्लैनेट, ये सारी चीजें हम बता रहे थे। मतलब हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हम एक्चुअली टॉपिक हमारा था एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हम पढ़ रहे थे। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंडीशन आपको बताए थे, इसमें मैंने 8 या 9 एप्लीकेशन मैंने आपको लिखवाया था, और मैंने कहा था मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा, जिसमें मैंने 2-3 आपको बता दिए थे। अब मुझे लास्ट का याद नहीं कि मैंने आपको कितने कितने पॉइंट्स बता दिए थे। एक तो मैंने आपको ये बता दिया था अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, यस और नो? अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार बता दिया था। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये मैंने बता दिया था। मैंने ये भी बता दिया था कि प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करता है। प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल ये तीनों हो गया था ना। यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट है अर्ली सनराइज, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। देखो बेटा, जो सनराइज होता है ना, मैंने आपको कल के दिन साथ बताया भी था कि हमें मॉर्निंग में 2 मिनट एक्स्ट्रा और इवनिंग में 2 मिनट एक्स्ट्रा, यानी टोटल हमें 4 मिनट एक्स्ट्रा सन दिखाई देता है, ठीक है। 4 मिनट हमें एक्स्ट्रा में सन दिखाई देता है, यानी हमें 4 मिनट एक्स्ट्रा लाइट मिलता है। क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब वो क्यों होता है वो हम समझते हैं। हम सब जानते हैं कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है। अब स्फेरिकल शेप होने की वजह से ये कुछ ऐसा दिखता है। मान के चलो कि अगर आप कहीं पर भी किसी पोजीशन पे यहाँ पर बैठे हो, है ना, तो यहाँ पे शेप अर्थ का कुछ ऐसा होगा स्फेरिकल। आप हमेशा अपने आंखों से अपने हॉरिजन में ऐसे देख सकते हो स्ट्रेट। देखो, ये जो लाइन होती है अपनी आंखों से, या आंखों से मान सकते हो ऐसे, अर्थ के जस्ट अलोंग हॉरिजेंटल एक लाइन जिसे हम कहते हैं हॉरिजोन, हम ये इमेजिन कर सकते हैं। और ये हॉरिजन वो लाइन होती है कि जिससे ऊपर जब सन आता है ना तो हमें सनराइज दिखता है, और उस लाइन से अगर सन नीचे चला जाए तो वो पोजीशन होती है सनसेट की, ठीक है। ये सनराइज की पोजीशन है और ये सनसेट की पोजीशन है। अच्छा, इधर वेस्ट होता है ना, मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया। यहाँ पे ये बनाना चाहिए नीचे और यहाँ पे बनाना चाहिए ऊपर, है ना, क्योंकि इधर ईस्ट होता है, हम सब जानते हैं। ईस्ट में सनराइज होता है और वेस्ट में सनसेट होता है। फ्रेश पेज पे बताता हूँ मैं। ये अपना अर्थ है, यहाँ पर ये पर्सन था जो भी है, ये देख रहा है, ये इसका हॉरिजन है अर्थ से,
ठीक है, इस तरह से हॉरिजन होगा। नॉर्मली हम समझने के लिए अर्थ सरफेस के क्लोज बनाते हैं। अच्छा, सनराइज होगा यहाँ पे। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि 2 मिनट पहले सनराइज हुआ था, ठीक है, मतलब सन अभी यहां पर है और सन को यहां पहुंचने को हम सनराइज कहते हैं, हाँ या ना। लेकिन हमें क्या होता है कि सन हमें यहां पे दिखाई देता है, रियल में सन होता यहां पे है लेकिन हमें दिखाई देता है यहां पे। मतलब सन को यहां पहुंचने में 2 मिनट लगेंगे लेकिन हमें 2 मिनट पहले सन दिखाई देने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका भी सिंपल सा आंसर वही है जो मैं कल पढ़ाया था इतनी देर में, कि अर्थ के सरफेस के बाहर बहुत सारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स होते हैं। देखो बहुत सारे लेयर्स आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और हर लेयर की डेंसिटी अलग है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली अलग अलग है, ठीक है। उसके अलावा मॉर्निंग में टेम्परेचर अलग होता है थोड़ी देर पहले, या फिर क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है ना। विंटर सीजन में टेम्परेचर अलग होगा, समर में अलग होगा, ठीक है, कभी रेनी सीजन उसका टेम्परेचर अलग होगा। सो हर सिचुएशन को देखते हुए जब लाइट यहाँ से यहाँ तक आती है, अच्छा बीच में कई वैक्यूम वाली पोजीशन भी होगी, बीच में कई बार वैक्यूम भी होगा, है ना। ऑब्वियसली अर्थ से सन तक मीडियम तो है नहीं, एक पर्टिकुलर हाइट तक ही एटमॉस्फेयर है, उसके बाद पूरा वैक्यूम है। तो जो सन से लाइट आता है, ये सन है ना, वो जब इधर आती है तो लाइट जो जा रही है ऐसे, वो हर लेयर पे जाते जाते ना बेंड होता रहता है, जाता है ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे बेंड होते 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 हमारी आंखों तक यहाँ पे पहुंचता है। समझ के चलो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था, पर्सन को छोटा मान लो। तो देखो यहाँ से ये जो रे आ रही है, एक्चुअल में रे होती कैसे, ऐसे देखो, यानी रे आ रही है ऐसे, ये मीडियम चेंज होने की वजह से थोड़ा थोड़ा ये बेंड करते रहता है, लेकिन जो रे आती है ना वो अपने साथ सन के इमेज को लाती है हमेशा। जो भी रे आती है वो अपने साथ सन के क्या लाती है, इमेज को। अच्छा यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, या मान के चलो यहाँ तक आ रहा है, बात तो वही है, हमें ऐसा महसूस होता है कि जो रे है वो एकदम स्ट्रेट से आ रहा है, क्योंकि लाइट को हम जानते हैं कि लाइट स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, हम इसके कई एक्सपेरिमेंट भी देख चुके हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये रे कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। मतलब ये जो सन अपने साथ इमेज लाई थी, वो इमेज हमें कहां पे दिखाई देता है, यहाँ पे दिखाई देता है। और फाइनली सनराइज, अभी सन यहीं पे है, इस एग्जैक्टली सनराइज अभी हुआ नहीं है लेकिन हमें सनराइज दिखाई देने लगता है, मतलब सन दिखाई देने लगता है, राइट। तो ये क्यों हुआ, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आंसर वही होगा जो आपने ट्विंकलिंग में लिखा था, प्लैनेट वाले में जो आपने पॉइंट लिखा था, बिल्कुल वही आंसर यहाँ पर भी होगा। क्या सबको ये समझ में आया? मैसेज कर दो। एक बार मॉड्यूल में भी, सॉरी बुक में भी आपको ले चलूंगा, ऐसे ही कुछ पॉइंट्स वहां भी मेंशन होगा। अभी थोड़ा सा फिजिक्स बोरिंग लग रहा होगा, एग्जाम्पल प्रैक्टिकल है, बट आप लोग को ना थोड़ा सा न्यूमेरिकल और फॉर्मूले लिखने की आदत हो गई होगी। और 2 क्लास, कल या परसों वाली क्लास और आज वाली क्लास में एक भी न्यूमेरिकल नहीं हुआ है ना। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बोर लगे कि ये थ्योरी टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं। चलो सबने मैसेज कर दिया, सबको समझ में आ गया, तो जल्दी से हम बुक पे आते हैं। बुक आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियर। इसमें जो आपको ये वाला आंसर दिया है डिलीट सनसेट का, ये मुझे शायद कैप्टन पोजीशन ऑफ स्टार नो, वी डू नॉट ट्विंकल स्टार नो, सनराइज, ये पैराग्राफ पढ़ो सब, सभी लोग रीड करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट यही है बस, है ना अपनी बुक में, इसके बाद सबके सब न्यूमेरिकल वाले ही पार्ट है। ये जो आखिरी पैराग्राफ है ना, बाय सनराइज, इसको एक बार रीड करो, हम सब पढ़ते हैं। देखो, बाय सनराइज वी मीन द अपीयरेंस ऑफ द सन अबव द हॉरिजन, हम सब जानते हैं, ये तो मैंने भी आपको बताया। बट व्हेन द सन इज समवट बिलो द हॉरिजन, its light's rays are able to reach us along a curved path due to their refraction through Earth's atmosphere। सही बात है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्शन की वजह से कर्व होते हुए हमारी आंखों तक पहुंचता है। Thus we see the sun even before it emerges above the horizon। ठीक है, हमें वो कहां पे इमेजिन होता है कि वो हॉरिजन से ऊपर है। सेम थिंग हैपेंस एट द टाइम ऑफ सनसेट। सनसेट के टाइम पे भी यही सिचुएशन होती है। सनसेट की सिचुएशन क्या होती है, सन एक्चुअल में सेट हो चुका होता है, मतलब सन हॉरिजन के नीचे चला गया, मतलब सन हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन एटमॉस्फेयर की वजह से देखो सन का रे जो है वो आते रहता है हमारी आंखों तक, और आते आते जब हमारी आंखों तक ये पहुंचता है
तो हमें ये कहाँ पे दिखाई देता है, कुछ यहाँ पे, समझ में आ रहा है? मतलब वो सनसेट हो चुका है लेकिन हमें वो हॉरिजन से ऊपर दिखाई देता है, तो हमें क्या लगता है कि सनसेट अभी नहीं हुआ है। अब बाकी इसका यहाँ ये जो टाइम इंटरवल है वो लगभग होता है 2 मिनट का। वो 2 मिनट पे डिपेंड करता है कि अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी है, उनके बीच के जो एटमॉस्फेयर है, ये टाइमिंग 2 मिनट से आगे पीछे भी हो सकती है, 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये बुक में भी लगभग यही सारे पॉइंट्स मिले थे। ठीक है, एज इट इज आपको ये कॉपी कर लेना है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर चेंज होने लायक होता तो मैं खुद करके आपको लिखवा देता। ठीक है, काफी अच्छे स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो सबको समझ में आ गया? इस संडे आप लोग का बेटा एक टेस्ट भी होगा। ठीक है, इस संडे आपको टेस्ट होगा और उसमें ग्रेविटेशन भी पूछा जाएगा और लगभग लाइट जहां तक हो पाएगा आज, और इवन अपनी क्लास कल भी है ना, कल भी आपकी क्लास में रखूंगा। तो आज कल तक जितने हो जाएंगे आपको लाइट में टॉपिक, वो और ग्रेविटेशन भी मिक्स पेपर होगा संडे को। इज इट क्लियर? संडे के दिन में क्लास ज्वाइन नहीं करूंगा, बस आपको व्हाट्सएप पे पेपर भेज दूंगा या फिर टीचमिल पे मैं क्वेश्चन डाल दूंगा। हाँ, तो सब लोग तैयार रहना उसके लिए। लास्ट टेस्ट के सबको नंबर पता चले गए थे ना, सबको मार्क्स पता चल गया था टेस्ट का। 1-2 वीक थोड़ा मैं डिस्टर्ब रहा था, वरना अभी तक तो एक और टेस्ट हो जाना चाहिए था। ठीक है, बट अब आपका रेगुलर होगा। यस, सबको पता चल गया था। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक अपने हो गए हैं। 1-2 पॉइंट मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी बताए थे, वो भी आपको जानना है क्या उसका आंसर बच्चों? आपके बुक में तो इतने ही है जितने मैंने आपको सॉल्व करके बताए, बाकी मैंने आपको 7 या 8 पॉइंट्स बताए थे। तो क्या आपको किसी पॉइंट के बारे में एक्सप्लेनेशन जानना है कि सर वो कैसे हुआ? अगर जानना हो तो क्वेश्चन लिखो, मैं उसका आंसर बताऊंगा। हाँ, होली फायर अपीयर्स टू बी शेकिंग। देखो, तो उसमें तो एक और क्वेश्चन होगा, 2 था फिर, है ना? उसमें 2-2 क्वेश्चन है, मैं दोनों का ही आंसर बताता हूँ। ये वाला देखो, मिराज। ठीक है, मिराज क्यों बनता है ये भी कारण बताता हूँ, और हॉली फायर का भी मैं कारण बताता हूँ, आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना। रेडी? मिराज का देख लो या फिर होली फायर का देखो, दोनों आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले मिराज क्या होता है पता है आप लोगों को? मिराज आपने देखा है? हम्म, हाँ, होप कि आपने नहीं देखा होगा, बट आपके उस्मानाबाद में मैंने देखा है। चलो देखो, नॉर्मली मिराज बनता है डिजर्ट में। अगर आप लोग राजस्थान में रहते हैं वहां पे देखते, डिजर्ट में बहुत दिखता है, इवन मैंने भी देखा है। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि आपको डिजर्ट में ही दिखे, आपको नॉर्मल रोड पे भी दिखेगा। ठीक है, कहीं पर ऐसे रास्ते को आप चूज करना, मैं बताता हूँ कहाँ पे दिखेगा आपको। ऐसा रोड चूज करना जो बिल्कुल स्ट्रेट हो। ठीक है, जैसे वहां का मैं बात बता रहा हूँ, मुझे, हाँ, जो बाईपास जाती है ना, तुलजापुर जो बाईपास जाती है, एक जगह पे बहुत स्ट्रेट है। ठीक है, वहां पे मैंने मिराज बनता हुआ देखा है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ मिराज कैसा होता है। जब आप रोड पे जाओगे ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपको ये पता नहीं होगा किसी को मिराज कहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ,
जो आप रोड पे जाओगे ना, प्लेन रोड पे बहुत स्ट्रेट हो और बहुत दूर रहो, तो आपको ऐसा लगेगा कि रोड के आगे पानी भरा हुआ है, आपको पानी जैसा दिखेगा। वाटर अपीयर्स ऑन लैंड, हाँ बिल्कुल सारंग, बिल्कुल सही पकड़े हो। तो रोड पे ही क्या आपको पानी जैसा दिखेगा, बट आप नजदीक जाओगे देखो अरे पानी तो आगे है, ठीक है। और इवन लेकिन आपको उसमें इमेज दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप डिजर्ट में जाते हो ना, तो डिजर्ट में ऐसा होता है कि अगर कोई ट्री आपके सामने खड़ा है, अच्छा अगर किसी नदी के किनारे अगर कोई बिल्डिंग हो, तो आप पानी में देखते हो तो क्या बिल्डिंग पानी के अंदर दिखाई देता है, राइट। उसी तरीके से वही समझो कि रोड पे डिजर्ट में क्या होता है कि डिजर्ट के ऊपर अगर कोई पेड़ है या कोई बिल्डिंग है, कुछ भी है, पेड़ है, तो पेड़ ना आपको नीचे पानी दिखाई देगा और उसके नीचे उसकी इमेज भी दिखाई देगी, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। देखो ये आपके बुक में ये पिक्चर है, ये वाला दिख रहा है ये, तो आपको तो ये पिक्चर देख के ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो ये नॉर्मल सरफेस है, ऊपर ट्री है, आपको नीचे उसका इमेज दिखाई देगा। बोलोगे सर इमेज तो ऑब्वियसली पानी में दिखाई देगा, डिजर्ट में कैसे दिखाई दे सकता है, वो तो एक ओपेक सरफेस है, राइट। लेकिन यही तो फिर खासियत है ना। वो अलग बनता है तभी तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वरना हम उसके बारे में पढ़ते क्यों? सबको पता है कि जो डिजर्ट होता है वो ओपेक मीडियम है, ठीक है। तो इसका कारण क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया कि मिराज क्या होता है बच्चों? हर्षवर्धन, प्रांजल, जरूर आपने ये देखा होगा कभी कभी रोड पे कि आगे कहीं पानी भरा हुआ है, बहुत स्मूथ दिखता है, अच्छा लगता है देखने में। हम्म। तो अभी तो हमें क्वेश्चन समझ में आया कि ये होता क्या है। और हॉली फायर वाला भी एग्जांपल है कि कभी भी आप ऑब्जर्व करना ना, हॉली फायर के टाइम आप ऑब्जर्व करना कि जो फायर है ना वो आपको हिलता डोलता तो दिखाई देगा, वो तो ठीक है, और उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी हल्का सा शेक करता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि उसके पीछे कुछ है ना, वो हिल रहा है, ठीक है। तो आप इसको करना और मैं उसका कारण आपको बता देता हूँ कि वो होता क्यों है। सबसे पहले मिराज समझते हैं, तो ध्यान से समझना, 5 मिनट मेरी बातें सुन लोगे ना, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सबको आता है ना, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर की जो कंडीशन होती है वो दिमाग में रखना, बन जाएगा। चलो मैं इस सरफेस की बात करता हूँ। ये एक सरफेस है, यहाँ पर एक ट्री है, सपोज ये हर्षवर्धन ही है, मैं हर्षवर्धन को ही ले लेता हूँ यहाँ पे। हालांकि इतना क्लियर मिराज नहीं बनता है कि आपको एग्जैक्टली दिखेगा, इंटेंसिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे होता ही है कि डिजर्ट में ही क्यों, तो डिजर्ट में इसलिए बेटा कि आप सबको पता है कि जब इसमें सनराइज पड़ता है तो वो जगह थोड़ी सी गर्म हो जाती है, वहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, ठीक है। डिजर्ट एरिया में अगर आप जाते हो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो नीचे का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इधर की जो डेंसिटी है ना वो काफी कम होती है, और इसके कंपेयर में जो ऊपर की डेंसिटी होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। इट मीन्स कि अगर ये डिजर्ट है, ये पूरा जो एरिया अगर ये डिजर्ट है, 5 मिनट के लिए एकदम साइलेंट होकर सारी बातें सुन लेना। मैसेज सब लोग तभी करना जब कोई डाउट हो, ठीक है। तो डिजर्ट है, तो डिजर्ट में होगा क्या, ये जो नीचे का जो ये पूरा मैं 3-4 लेयर में से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, देखो नीचे बना देता हूँ, 4 लेयर की बात करता हूँ। अब अगर लेयर वाइज देखा जाए ना, तो ये जो डेंसिटी इसकी, सॉरी, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा गर्म होगा, जो एयर होगा बहुत ही ज्यादा यहाँ पे गर्म होगा, इससे कम यहाँ पर होगा, इससे कम यहाँ पर होगा, इससे कम यहाँ पे होगा, इससे कम यहाँ पे होगा। टेम्परेचर वाइज देखा जाए तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, हाँ या ना, यस और नो। इसके बाद जिसको ऑब्जेक्शन हो पूछना। इसके बाद हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मीडियम की डेंसिटी भी चेंज होगी। अब यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होने से यहाँ पर जो डेंसिटी होगी ना, ऑप्टिकल डेंसिटी, वो थोड़ी सी कम होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी डेंसिटी बढ़ते जाएगी, ठीक है। यानी नीचे की डेंसिटी एक तरह अगर कंपेयर किया जाए ना, तो नीचे वाला लगभग रेयरर होगा, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वो डेंसर में कन्वर्ट होता जाएगा। यस और नो, यहां तक सब लोग मैसेज करो, यस और नो। लॉजिक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डेंसिटी कम रहेगी, ऊपर जैसे जैसे जाएगा उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। इट मींस इफ वी कंपेयर
ठीक है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर, देयरफॉर जो बॉटम जो एयर है वो एज कंपेयर टू अपर लेयर उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, ऊपर वाली की डेंसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब बॉटम एयर इज रेयरर देन अपर लेयर। ठीक है, यहां तक सब लोग एग्री करते हो? ध्यान से समझना, ये हर्षवर्धन है, मैं बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहा हूं, हम लोग यहां से कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट हम तभी देख पाते हैं जब लाइट उससे चलती और हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो या तो हर्षवर्धन का सीधा लाइट मेरी आंखों तक आए तब तो कोई दिक्कत है नहीं, तब तो वो सीधा सीधा दिख जाएगा। बट यहां से लाइट सिर्फ सीधा नहीं जाएगा ना, कुछ लाइट नीचे भी जाएगा। तो अब एक बात बताओ, अगर ये लाइट नीचे जाती है, ध्यान देना, अब यहाँ पे इसका मीडियम चेंज हुआ, तो चेंज होगा तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल आएगा या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा? तुम लोग बताओ, ये टूवर्ड्स नॉर्मल आएगा या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा? ये जो रे जा रही है यहां से अवे जाएगा, वेरी गुड, क्योंकि रेरर मीडियम है, बहुत अच्छे। अब ज्यादा कोई किसी को मैसेज की जरूरत नहीं है, एक बच्चा कर दिया काफी है। देखो, यानी कि ये नॉर्मल से फिर क्या जाएगा, जाना चाहिए उससे, सॉरी नॉर्मल जाना चाहिए, नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएगा, फिर नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएगा, और जैसे जैसे नीचे जाएगा नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएगा, जैसे ही नीचे जाएगा दूर जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा थोड़ा कर्व होता जाएगा। फिगर मेरा उतना अच्छा नहीं बना है, बट आप लोग कॉन्सेप्ट समझना, जैसे जैसे नीचे जाएगा ये एकदम नॉर्मल से दूर होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आता है, ध्यान देना, एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पर एकदम ये बॉटम पे जाएगा, और इसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये नॉर्मल से जो दूर जाता है ना अवे, इसका भी एक लिमिट होता है। ठीक है, इसका भी ये क्या होगा, लिमिट होता है। इसके बाद मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं अभी थोड़ा सा भूल गया कि मैं आपको बोला था कि मिराज मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको टीआईआर पढ़ा दूंगा, और बिना मैं टीआईआर के ही इसको स्टार्ट कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा टीआईआर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे जरूरी होता है। पता नहीं उस दिन मैं मना किया और आज के दिन मैं खुद पढ़ा दिया। इसके बाद सिचुएशन ये होती है कि जब ये नीचे आता जाता है, अब ये रे कैसे जाएगा, ऑब्वियसली ऊपर जाना स्टार्ट होगा, यस और नो? जैसे यहाँ से मीडियम क्या होगा, अब ये जाता रहेगा, जमीन को पार करके नीचे थोड़ी जाएगा, ऑब्वियसली फिर से मुड़ने की कोशिश करेगा कि कहाँ जाएंगे, फिर ये रे जहां उनको स्पेस मिलेगा, अब वो यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। अब सोचो, रेरर से डेंसर में जा रहा है, हाँ या ना? अभी टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगा या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा? मैसेज करो। इसका मतलब कि अब ये दूर नहीं जाएगा, अब ये कैसे होना शुरू हो जाएगा, बेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अब ये जाना ऐसे, नॉर्मली इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, लेकिन ये जाएगा कैसे, थोड़ा सा बेंट होते होते कहां जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि अब ये टूवर्ड्स नॉर्मल जाने लगा। और जाते 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 सपोज यहां से सारंग ऑब्जर्व कर रहे हैं, सारंग को देखना है कि आज हमें मिराज देखना है, ये सारंग है ना। तो जब सारंग देख रहा है तो इसके आंखों पे हर्षवर्धन की ये वाली इमेज आ रही है, इस तरह से आते हुए यहाँ आ रही है, इस तरीके से आके यहाँ पे इसको हर्षवर्धन दिखाई दे रहा है। लेकिन हर रे अपने साथ हर्षवर्धन की इमेज को लेकर के आ रहा है। सारंग को क्या लगेगा कि ये इमेज कहाँ से आ रही है, क्योंकि सारंग ने पढ़ा है कि जो स्ट्रेट लाइट है वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, तो सारंग को दिखाई देगा कि ये रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। यानी कि इसको हर्षवर्धन कैसा दिखाई देगा, ऐसा, ऐसे कुछ होगा ना। फिगर थोड़ा उल्टा नहीं बना पा रहा हूँ, आप लोग समझ जाना, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है, तो मिराज इसी वजह से बनता है कि डिजर्ट होने की वजह से मीडिया में बहुत ज्यादा वेरिएशन। आप बोलोगे कि सर रियल लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता, रियल लाइफ में भी तो टेम्परेचर वेरी होता है, बट इतना नहीं होता बेटा, है ना, कि 2 मीटर 3 मीटर या 2 फीट 5 फीट पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरी हो। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन डिजर्ट में बहुत ही ज्यादा वेरिएशन होता है, ठीक है। मतलब समझो कि 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर पर टेम्परेचर वेरी करने लगता है। आई बात समझ में? तो वहां पर ये वाला फिनोमेना देखने को मिलेगा। डजंट द कर्व्ड रे अफेक्ट द क्लैरिटी ऑफ इमेज? बिल्कुल बेटा, एग्जैक्टली कर्व नहीं होता,
सारंग एग्जैक्टली कर्व नहीं होता, बहुत माइन्यूट लेवल पर देखा जाए तो, क्योंकि कर्व तो लाइट कभी होता ही नहीं है ना। अगर एक कर्व लाइन लेते भी तो छोटे 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 पार्ट, बहुत छोटे छोटे माइनर लेवल पर देखा जाए तो ऐसा होगा, धीरे धीरे वेरी करता है। तो यही तो बात हुई कि जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा ना बेटा, देखो जब ये सरफेस से टकराएगा तो वहां पर ये सरफेस कुछ लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेगा। अगर वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्जेक्ट का इमेज जो दिख रहा है उसकी क्लैरिटी उस पर डिपेंड करेगी कि कितनी रे इसकी आंखों तक पहुंच रहा है। अब सारी रे तो यहां तक पहुंच नहीं पाएगी, कुछ तो मीडियम में ही, कुछ जो ये डिजर्ट है ना, कुछ एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो फाइनली बहुत कम अमाउंट में जो लाइट है ना वो इसकी आंखों तक पहुंचेगा। तो ऑब्वियसली ये जो इमेज है वो उतना ज्यादा क्लियर नहीं दिखता है। ठीक है सर, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अपीयरेंस ऑफ वाटर? बेटा अपीयरेंस वाटर का कोई कारण यहाँ पे नहीं, वाटर होता ही नहीं है, आपको अपीयर वो लाइट होता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है जब बहुत दूर होता है ना तो एयर बार बार, वो एक्चुअल में एयर होता है। जब लाइट बार बार इधर उधर से जा रहा है और बार बार लाइट यहां से पहुंच रहा है, देखो ऐसा लगता है कि रोड पर से लाइट आ रहा है, रोड पर से लाइट आ रहा है। तो जहां पे बहुत ज्यादा लाइट आता है ना उसकी ब्राइटनेस काफी बढ़ जाती है। तो एक्चुअली वहां पे वाटर नहीं होता, वहां पे ब्राइटनेस काफी ज्यादा होती है। तो ज्यादा ब्राइटनेस की वजह से आपको ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि वहां पे वाटर है। ओके हर्षवर्धन, डज दैट मीन वेयर टेम्परेचर इज हॉट मिराज फॉर्म? हाँ बिल्कुल तुलजा, होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन सुनो सुनो, सिर्फ टेम्परेचर हॉट नहीं, अब नॉर्मल तब तो अफ्रीकन कंट्री में देखा जाए तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने से ओवरऑल टेम्परेचर सेम रहेगा ना, वेरिएशन होना चाहिए, टेम्परेचर वेरिएशन। डिजर्ट में क्या होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा सैंड सैंड वाला एरिया होता है, तो जो सैंड होता है बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। और जैसे ही ऊपर जाता है टेम्परेचर कम होने लगता है, तो वहां पे बहुत जल्दी जल्दी टेम्परेचर वेरी करता है। टेम्परेचर ज्यादा होना मैटर नहीं करता, टेम्परेचर में वेरिएशन ज्यादा होना चाहिए, जो कि डिजर्ट में होता है। इज इट क्लियर तुलजा? हम्म। और देखो एक चीज और बताना चाहता हूं बच्चों, ध्यान देना। ये यहाँ पे बेंट होके मुड़ क्यों गया? तो एक तो नॉर्मल कारण यही है कि ऑब्वियसली लाइट जाएगा तो इसको कहीं तो जाने के लिए एक पाथ चाहिए। ये तो बात बिल्कुल सही है, टकराने के बाद वो मुड़ेगा ही। दूसरा कारण थोड़ा सा टीआईआर भी आ जाता है। जब आप टीआईआर समझ में आएगा आपको, तब ये बच्चे खुचे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट अभी तो आप ये मान के चलो कि रे आ रहा है तो ऑब्वियसली टकरा के कहीं तो जाएगा, हाँ या ना? तो ये सिचुएशन है आपके सामने। तो आप लोग को मिराज समझ में आ गया। इसके बाद हॉली फायर वाला एग्जांपल देख लो। सिंपल सी बात है, हॉली फायर के केस में भी यही होता है, जहां पे फायर होता है। देखो ये फायर है, इधर से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सपोज ये तुलजा है, ये ऑब्जर्व कर रही है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो आपको थोड़ा सा ये शेक करता हुआ हिलता हुआ ऐसे आपको महसूस होगा। वो क्यों होता है बेटा? तो देखो जहां पे हॉली फायर है ऑब्वियसली वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, बार बार, ऑब्वियसली यहाँ का तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा ही, लेकिन इसके जलने से ना टेम्परेचर बार बार चेंज होते रहता है, कभी ज्यादा कभी कम, बार बार चेंज होगा। तो मान के चलो कि किसी पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लो टेम्परेचर है 39 डिग्री, मान के चलो, वैसे तो मैंने बहुत कम लिखा है, बहुत ज्यादा होता है, मान लो 39 डिग्री है, तो उसमें ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्योंकि पास कर रहा है, बीच में एयर भी है, थोड़ा सा वेरी करेगा और इस टेम्परेचर पे इसकी पोजीशन ये दिखाई देती। थोड़ी देर में फिर से टेम्परेचर चेंज होकर 49 हो गया, फिर इसकी पोजीशन यहाँ दिखाई, फिर इसकी पोजीशन कुछ अलग दिखाई देगी। बाद में और टेम्परेचर चेंज हुआ, 52 डिग्री हो गया, फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ दिखाई देगी। और ये बहुत फास्ट फास्ट होता है, तो टेम्परेचर बार बार चेंज होने की वजह से इसकी बार बार पोजीशन अलग अलग दिखाई देती है। होता ऑब्जेक्ट वहीं पर है, लेकिन बार बार पोजीशन चेंज हमें दिखाई देता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो चेक कर रहा है। आई बात समझ में? तो आपको हॉली फायर का भी समझ में आ गया होगा। दो तीन एक जैसे एग्जांपल, एक को समझने में टाइम लगता है, दूसरा हम बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। ये दोनों मिराज और हॉलीफायर वाला एग्जांपल आप दोनों को, दोनों एग्जांपल आप सबको समझ में आया? आया तो प्लीज मैसेज लिख दो यस।
Why do light bulbs twinkles on a windy morning? लाइट बल्ब ट्विंकल्स। बेटा ये तो मुझे कुछ मैंने सब देखा था ना, ट्विंकल कहाँ करता है। बट अगर ऐसा है तो मैं इसका कारण बता सकता हूँ। मैंने तो ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया, आप लोगों ने किया है क्या ऐसा? लाइट बल्ब ट्विंकल करना इन द सेंस, अगर स्विच ऑफ है तो आई हैव ऑब्जर्व्ड इट। हर्षवर्धन देखो, मैंने इसको ऑब्जर्व तो किया नहीं है, बट अगर ऐसा है तो आप बात कर रहे हो जब स्विच ऑफ है उसकी बात कर रहे हो क्या? फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस, फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस स्विच ऑफ होने के बाद की बात कर रहे हो ना हर्षवर्धन? स्विच ऑफ है स्विच ऑन है? नो no. मतलब ऑन, अच्छा स्विच ऑन है। अब फिर तो बेटा सिंपल सा वही आंसर हो सकता है, चलो मैं बता देता हूँ। अगर लार्ज डिस्टेंस है ना तो ट्विंकल का तो वही कारण होगा कि जो बल्ब है वो बहुत दूर से एक पॉइंट सोर्स के जैसा दिखाई देगा, वही कारण होगा जो ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार का एग्जांपल होगा। तो स्टार भी बहुत दूर से देखते हुए पॉइंट ऑब्जेक्ट के जैसा दिखता है, बल्ब भी जब हम बहुत दूर से देखेंगे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा। और अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो लार्ज डिस्टेंस से ऑब्वियसली बार बार मीडियम चेंज होने की वजह से, और विंड आप बोल भी रहे हो कि विंडी सीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में बार बार लाइट की डायरेक्शन चेंज होगा। तो बार बार डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हिलता हुआ हमें ऑब्वियसली हिलता हुआ हमें ऑब्जर्व होगा, और हिलता हुआ मतलब क्या, वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा। इज विंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? केवल विंड नहीं हो सकता बेटा, डिस्टेंस भी तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना इसके लिए। अगर क्लोज से देखो इतना डिस्टेंस सफिशियंट होगा, यहाँ तक वो पॉइंट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, अगर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे डिस्टेंस भी तो रिस्पॉन्सिबल है ना। तो विंड तो है ही, साथ में डिस्टेंस भी रिस्पॉन्सिबल है। उसको आप नजदीक से देखो तब आपको नहीं दिखाई देगा, भले कितना भी विंड वहां पे रहे, क्योंकि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, फिर वो प्लेनेट वाली सिचुएशन हो जाएगी जब आप उस बल्ब को नजदीक से देखोगे। प्लेनेट की तरह वो छोटे छोटे पॉइंट का ग्रुप दिखाई देगा, जिस वजह से वो ट्विंकल करता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। तो आई थिंक आपको आंसर जरूर क्लियर हो गया होगा हर्षवर्धन। फिजिक्स में ऐसा ही है, कॉन्सेप्ट एक ही होता है, उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हाँ आपने कॉन्सेप्ट सारे सीख लिए तो आप हर क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो, जैसे मैंने आपको आंसर दिया। मैं तो पहली बार सुना, मैंने ऐसा कभी ऑब्जर्व किया नहीं है, पर मैंने पूछा भी कि और किसी ने ऑब्जर्व किया, तो बच्चों ने भी किसी ने कुछ नहीं बोला, मतलब और किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, बट चलो होना चाहिए ऐसा, है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो ट्विंकल तो करेगा। बट इसमें एक ऑब्जेक्शन है हर्षवर्धन, जब मैंने इस पे सोचा तो एक बात बताओ, अगर एक बल्ब है ना तो बहुत लार्ज डिस्टेंस से उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है क्या कि उतनी लार्ज डिस्टेंस वो दिखाई दे, है ना। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लार्ज डिस्टेंस वो दिखाई ही नहीं देगा। बट हाँ अगर बहुत पावरफुल हो, जैसे रेड लाइट अगर हो, जैसे वो होते हैं ना सिग्नल वगैरह पे जो रेड लाइट होते हैं, वो बहुत दूर से देखोगे, बहुत दूर से, तो वो शायद ऐसा दिख सकता है। चलो देखे हो तो मान लेते हैं बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी का बल्ब होगा, मैं मान लेता हूँ हर्षवर्धन, ठीक है। बट बाकी किसी बच्चे ने कोई आंसर नहीं किया। चलो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो गया होगा, सारे बच्चों को सारे एग्जांपल आज के समझ में आ गए। और मैंने आपको जो पॉइंट्स लिखवाए थे उसमें और कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? मैंने आपको 7 या 8 पॉइंट्स बताए थे और मैंने बोला था मैं आपको सबके आंसर दूंगा, तो क्या मैंने सबके दिए? अगर एक दो बच गया तो वो भी पूछ लो, वो भी बता दूंगा। देखो, क्लाउड अपीयर्स व्हाइट, बेटा कल के दिन मैंने बताया था व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, याद है? मैंने बोला था स्काई अपीयर्स ब्लू, याद है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो आपको पढ़ना नहीं है, शायद वो टॉपिक ऑप्टिक्स अकॉर्डिंग क्लास 12th में है, बट एनसीईआरटी में पढ़ना है वो, ठीक है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से स्काई ब्लू दिखता है, क्योंकि जो लाइट आता है ना तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जब लाइट उसे टकराती है तो टकरा के वो सारे डिफरेंट डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन में वो स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर्ड होना मतलब फैल जाना, हिंदी में बोले तो, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में रैंडम फैल जाती है।
तो सबसे ज्यादा जो वो स्कैटर्ड होती है ना, वो ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर कलर। ठीक है, तो स्कैटरिंग ज्यादा होने की वजह से एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा फैलता कौन है? ब्लू कलर। तो मैंने बोला स्काई रियल में कुछ नहीं होता, तो ब्लू कलर ही हमें दिखता है, क्योंकि चारों तरफ सबसे ज्यादा कौन सा कलर स्प्रेड होता है? स्कैटर्ड होता है, ब्लू कलर। सो स्काई हमें ब्लू दिखता है। अब बात करते हैं क्लाउड की। तो एज कंपेयर टू स्काई, स्काई तो इनफाइनाइट है ना, उसके कंपेयर में अगर हम क्लाउड की बात करें ना, तो क्लाउड बहुत क्लोज है। अपने और क्लोज के बीच में बहुत देखा जाता है, एक ही शायद स्ट्रेटोस्फेयर ही आता है, राइट, वो भी शायद क्लाउड उसके अंदर ही आता है। तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। सो बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल भी हमें इतना देखने को नहीं मिलता। और लाइट टकराता है, लाइट टूटता भी है, स्कैटर्ड भी होता है, लेकिन बहुत फ्यू अमाउंट में, बहुत कम होता है। ठीक है, स्काई बहुत बड़ा है ना, बहुत, तो वहां से आने बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होता है। तो ऑब्वियसली क्लाउड इतना नजदीक है कि उतनी ज्यादा स्कैटरिंग हो ही नहीं पाती। होती भी है तो क्लाउड के ऊपर होती है। ठीक है, तो नीचे ऑब्वियसली स्कैटरिंग हुई नहीं, तो सारे कलर जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट सारे कलर हमारी आंखों तक एक साथ पहुंचते हैं। सारे कलर का मिक्सअप कौन सा कलर होता है? व्हाइट। तो क्लाउड जो हमें दिखता है ना, वो एज ए नॉर्मली व्हाइट दिखता है, क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग नहीं होती है। आंसर मिल गया होगा हर्षवर्धन? अच्छा, तुलजा ने पूछी थी सबसे पहले, है ना? और कोई क्वेश्चन? एक के साथ फिर आपको दो क्वेश्चन मिल गया, है ना? स्काई फिर ब्लू वाला भी मैंने फिर से बता दिया, और क्लाउड वाला भी बता दिया। और कोई? ये एक रह गया, बिल्कुल सही। सन अपीयर्स रेड एट मॉर्निंग एट इवनिंग। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में जो सन है वो रेड कलर का दिखता है। उसके पीछे भी ये स्कैटरिंग वाला ही कारण है, लेकिन वहां पे स्कैटरिंग होती नहीं है। कारण बिल्कुल वैसा ही है। देखो, ये मॉर्निंग टाइम है, ठीक है, सन यहां पर होता है, ये सन है। नून टाइम में देखो, हम यहां पर हैं, हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम नहीं, यहाँ पे है कौन? चलो यहाँ पे मान लो प्राची है, प्राची ऑब्जर्व कर रही है। तो होता ही है कि आप ऐसा ऑब्जर्व करना कि नून टाइम में सन आपसे काफी क्लोज होता है, इसलिए गर्मी भी ज्यादा लगती है, ऐसा लगता है आपके बिल्कुल सर के ऊपर है। नून टाइम की मैं 12-1 बजे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सेट टाइम में अगेन इवनिंग में वो हमसे काफी दूर चला जाता है। मॉर्निंग में भी सन हमसे काफी ज्यादा दूर होता है, ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम में हमारे बीच डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है, नून टाइम में डिस्टेंस काफी कम होती है। यहां तक सब लोग एग्री करते हो? मैसेज करो यस और नो। ये सन की पोजीशन है, सन इस तरीके से समझो कि जाता है, आप लोग ऑब्जर्व करना, दिन भर छत पे खड़े रह करके ऑब्जर्व करना, क्या ऐसा होता है? यस और नो, मैसेज करो यस। चलो, अब समझना, डे टाइम में होता क्या है कि यहां से ऑब्वियसली सन से लाइट चली और सारी लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी, यस और नो। अब सारी रे चली हमारी आंखों तक पहुंचने के बीच में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, सारे रे डिफरेंट कलर में टूटते भी हैं, और सारे कलर में एक तरह से समझो कि हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए हर कलर की वेवलेंथ अलग होती है, हर कलर की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, सबकी स्पीड अलग होती है। तो इस वजह से सारे कलर में से हमारी आंखों तक जो कलर सबसे पहले पहुंचेगा, हमें सन उसी कलर का दिखाई देगा। तो ऑब्वियसली सारे कलर में रेड कलर का वेवलेंथ ऑफ रेड इज मैक्सिमम, या आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो हमारी आंखों तक पहले कौन पहुंचेगा? रेड कलर। तो सन कैसा दिखाई देगा? रेड। इवनिंग टाइम में भी ऐसा ही होता है, सारे कलर में रेस लगती है, कौन रेस कौन जीतता है? रेड। ऑब्वियसली रेस जीतना ही तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, बट फैक्ट ये है कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। और इसका हम बहुत ज्यादा यूज वहां भी करते हैं जहां पे हम डेंजर सिग्नल को हम रेड लेते हैं। क्यों लेते हैं भाई? जो डेंजर सिग्नल है वो हम रेड क्यों दिखाते हैं? ताकि जैसे ट्रेन के केस में ले लो कि रेड दिखना मतलब अगर डेंजर है, ट्रेन वहां ना जाए, इसीलिए होता है। अब बेटा रेड ही क्यों? इसलिए कि रेड सबसे ज्यादा दूर से दिखाई देता है, और दिखाई देने का कारण वही कि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो डेंजर हमें जितना दूर से दिखाई देता है उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए डेंजर सिग्नल जो है वो रेड होता है। तो उसी वही कंडीशन है कि जो सन है ना,
उससे सारी रे चलती है, उनमें से रेड कलर हमारे आंखों तक सबसे पहले पहुंचती है, कारण है उसका मैक्सिमम वेवलेंथ, इस वजह से सर हमें रेड दिखाई देता है। अब बोलोगे सर फिर दोपहर में रेड क्यों नहीं दिखाई देता? तो एज कंपेयर टू मॉर्निंग एंड इवनिंग, दोपहर में सन बिल्कुल हमारे हेड के ऊपर होता है, बिल्कुल देखो हमारे ऊपर है, यहां से सारी रे वेवलेंथ क्या होता है, जो हॉरिजेंटल में डिस्टेंस ट्रेवल एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हॉरिजेंटल में जितना रेड डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो उसका होता है वेवलेंथ, यानी रेड कलर यहाँ से जीतेगा। लेकिन यहाँ से जब वो हमारे बिल्कुल हेड के ऊपर होता है तो सारी कलर हमारी आंखों तक एक साथ पहुंचते हैं। दोपहर के टाइम में सारे कलर एक साथ पहुंचते हैं, तो सारे कलर का मिक्सअप ही हमें दिखाई देगा, मतलब व्हाइट। तो बाय डिफॉल्ट हमें सन कैसा दिखाई देता है? व्हाइट। यहाँ पर फिर से कैसा दिखाई देगा? रेड। समझ में आप सबको? हाँ, वो बात अलग बोलोगे कि सर यहाँ पे स्कैटरिंग क्यों नहीं हुई, ब्लू कलर का क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो बेटा स्कैटरिंग का मतलब है जब वो डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाए। यहाँ पे तो ऐसा हो ही नहीं रहा ना मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में, यहाँ पे तो हमारे बिल्कुल हॉरिजन पे पड़ रहा है, देखो जस्ट हमारे हॉरिजन पे पड़ रहा है। तो सारी रे अगर स्कैटर्ड देखा जाए तो ब्लू कलर स्कैटर्ड होती है, लेकिन सन से जो सीधा लाइट आ रही है हमारी आंखों तक, सीधा लाइट आ रहा है, वो कौन सा आएगा? रेड आएगा। ऐसा तो है ना कि सन है ही नहीं, यहाँ पे केवल लाइट होता, सिर्फ लाइट होता, सन नहीं होता, तब वो लाइट हो सकता है कि हमें कैसा दिखाई देता? ब्लू दिखाई देता, क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती। इफ स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर इज डिफरेंट, स्पीड ऑफ डिफरेंट, हाँ बिल्कुल अलग अलग होती है सारंग, सबकी स्पीड अलग अलग होती है। और मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ एक फॉर्मूले से, करके बताऊं क्या आपको? साउंड में या वे में मैंने खुद ये फॉर्मूला पढ़ाया है, v इक्वल टू न्यू लैम्डा, पढ़ा है ये फॉर्मूला। इसका मतलब होता है वेलोसिटी इक्वल टू, समझना ध्यान से, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। सही लिख रहा हूं ना? हाँ, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब एक बात बताओ, मैंने बोला कि हर कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है, फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होता है, सही लिखा हूं मैंने? मीटर पर सेकेंड, हाँ सही है। तो सबकी अगर वेवलेंथ डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। आई बात समझ में? हाउ कैन वी डिटरमाइन इट, अच्छा ये भी लिखे थे क्या? ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो सारंग आई थिंक आपको यहीं से आंसर मिल गया होगा, ठीक है। तो वो बात अलग है, ये आपको एक्सपीरियंस ही तब होगा, ध्यान देना सारंग, ये आपको एक्सपीरियंस ही तब होगा जब बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस हो। रियल लाइफ में देखा जाए ना, समझना, रियल लाइफ में देखा जाए तो हमें बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं दिखाई देता सिचुएशन, इसलिए कि हमें इतना ज्यादा लार्ज डिस्टेंस मिलता ही नहीं है। इनमें पता है वेरिएशन कितने का होता है? मतलब अगर 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर हो तो वहां पर 1 सेकंड का डिफरेंस आएगा, 1 सेकंड से भी कम का डिफरेंस आएगा। तो आप उसको एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। फॉर्मूले से या फिर एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है। ओके सारंग, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। और कोई क्वेरी? किसी को और कोई क्वेश्चन? अगली क्लास में पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड एक और कौन सा टॉपिक था, हाँ रेनबो का कुछ कॉन्सेप्ट था, ठीक है, रेनबो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये सारी टॉपिक हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे, है ना। और हाँ बेटा प्लीज, मैंने मैसेज कर दिया था आप लोगों को, बार बार बोलते अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, कि जो भी बच्चों के रिमेनिंग फीस बची हुई हो वो उसके अकॉर्डिंग प्लीज फीस सबमिट कर देना, ओके। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।